Good evening, everyone. I hope you all are fine at your places. So आज जो हमारा टॉपिक है डियर दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा विद एग्जांपल. तो अभी हम ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इन द सेंस कि मैं आपको जल्दी जल्दी से पढ़ाने वाली हूँ कौन से ऑपरेटर्स होते हैं एंड उसके साथ एक बहुत मतलब डिफिकल्ट एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं कि आप उसको आगे कैसे परफॉर्म कर सकते हो. इसी टॉपिक को मैं फर्दर और भी कंटिन्यू करने वाली हूँ ताकि हमारा जो रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरीज पे कमांड है वो अच्छे से बन जाए. तो आज हम एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एग्जांपल्स पे ही वर्क करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है भाई रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है. तो डियर रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस दे रखी है डेटा बेस्ड लैंग्वेजेस पे, तो वहां पर मैंने आपको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में बताया था. प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिनमें हमको हर एक स्टेप बताना पड़ता है जिससे हमारा आंसर आएगा. मतलब मैं जो लाइन लिखूंगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आंसर मिलेगा. मतलब अगर मुझे मेरे को वो बच्चे चाहिए जिनका रोल नंबर या जिनके मार्क्स 10 आए हैं, 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, तो मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा ताकि मैं उस जो मैं कंडीशंस फिर दूंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मुझे आंसर मिलेगा. मतलब हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा उस कोडिंग के लिए. तो ये उस टाइप के आपकी क्वेरी लैंग्वेज है. तो वो यही बोल रहे हैं दिस वी हैव टू गिव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी एंड इट यूजेस ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरीज. क्वेरीज लिखने के लिए हमको फिर कुछ ऑपरेटर्स की नीड पड़ती है इसके अंदर. तो सबसे ये बहुत सारे ऑपरेशंस को कंसिस्ट करता है. तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है दैट इज योर सिलेक्ट ऑपरेशन. देखो अगर सिलेक्ट ऑपरेशन कब यूज होता है, सिलेक्ट ऑपरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी टप्पल हमारी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारी जो भी रोज हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो वो आप किसकी हेल्प से ले सकते हो? सिलेक्ट ऑपरेशन. एसक्यूएल जिनको आता है उनको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल सिलेक्ट ऑपरेशन उसमें भी होता है, उससे भी आपको रोज मिल जाती है ना. जब वेयर में आप कंडीशन लगाते हो तो फिर आपको कुछ वेयर की हेल्प से आपको जो कंडीशन लिखते हो वो रोज मिल जाती हैं. तो बेसिकली यहाँ से भी कुछ वैसा सही होता है. ये भी आप जहाँ पे जिस पे आप सिलेक्ट लगाओगे और एक कंडीशन लिखोगे, तो वो कंडीशन जो भी रोज आपकी फॉलो कर रही होंगी उस टेबल में वो सारी आपके आउटपुट में आ जाएंगी. तो ये वही टप्पल सिलेक्ट करेगा जो किसी कंडीशन को या प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे. सिंबल क्या होता है इसका? सिग्मा होता है. नोटेशन में आप लिखते हो सिग्मा पाई आर. पाई छोटे पी ए छोटे में होता है, सॉरी आपका मतलब सबस्क्रिप्ट होती है. सिग्मा मतलब सिलेक्ट कर रहे हो. आर यहाँ पे आप बता रहे हो किस रिलेशन में से सिलेक्ट कर रहे हो, और पी कंडीशन है. मतलब आप कह रहे हो कि भाई मुझे कुछ रोज चाहिए. कहाँ से चाहिए? इस आर रिलेशन में से चाहिए. और वो रोज किस कंडीशन पे आए, मतलब कौन सी रोज हों जो आए उस पूरे टेबल में से, तो वो जो कंडीशन है वो पी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो वही बता रहा है कि ये सिलेक्शन ऑपरेटर है, ये टेबल का नेम है, रिलेशन मतलब टेबल का नेम, और पी मतलब आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला की तरह यूज हो रहा है. मतलब ये जो कंडीशन है ये आपकी एंड और नॉट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ठीक है ये सारी इनसे मिलकर बनी हुई है. तो उसको जो ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं इतने सारे ऑपरेटर्स को यूज करके, उसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला बोलते हैं. तो पी आपका शॉर्ट में कंडीशन है या प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला है. तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, एग्जांपल में अब आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो पूरा पूरा टेबल और डेटा नहीं देगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है. जैसे वो ये बोलेगा कि आप ये रिलेशनल डेटाबेस की स्कीमास को देखो. स्कीमा देखो, आपको पता है स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेबल का. स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि टेबल का नेम और वो कौन सी कॉलम को कंसिस्ट कर रहा है. क्योंकि जो हमें कॉलम पता चल जाएंगे तो हम रोज तो एसेस कर ही लेंगे कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा के. तो उसने हमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, जिसमें चार रिलेशन टेबल है. तो रिलेशन मतलब टेबल हो गए. तो चार टेबल है और उन चारों टेबल को स्कीमा दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है. जैसे पैसेंजर टेबल है तो उसमें पैसेंजर की आईडी का कॉलम होगा, पैसेंजर का नेम होगा, पैसेंजर का जेंडर है और पैसेंजर की सिटी है. अगर हम एजेंसी टेबल की बात करें तो उसमें एजेंसी की आईडी है, एजेंसी का नेम है, एजेंसी की सिटी. फ्लाइट में फ्लाइट की आईडी, फ्लाइट की डेट, फ्लाइट का टाइम, फ्लाइट का सोर्स, फ्लाइट का डेस्टिनेशन, मतलब फ्लाइट कहाँ से चल रही है और कब कहाँ पे रीच करेगी, किस टाइम पे वो चलेगी, इस ढंग से आपको दे रखा है. बुकिंग में भाई कौन से पैसेंजर ने, अब आप देखो बुकिंग आईडी में पी आई डी दे रखी है और पी आई डी तो पैसेंजर की आईडी है.
तो बुकिंग में उसने ये बता रखा है कि कौन से पैसेंजर ने बुकिंग करा रखी है। AID मतलब कौन सी एजेंसी से उसने बुकिंग करा रखी है। FID का मतलब कि कौन सी फ्लाइट में बुकिंग करा रखी है। और F डेट का मतलब कि भाई किस डेट को वो फ्लाइट चल रही है। मतलब बुकिंग टेबल जो है वो टोटली आपका इन 3 टेबल्स पे डिपेंडेंट है। तो मान लो अगर मैंने ये बोला गेट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। अब ये हम एक कंडीशन बनाएंगे रिलेशनल अलजेब्रा में, जैसे आंसर है तो आंसर देखने से पहले क्वेश्चन ढंग से समझो कि कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। तो अभी एक ही पढ़ा है तो एक ही यूज होगा, बट स्टिल अंडरस्टैंड करते हैं। उसने बोला मुझे डिटेल्स चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स मतलब उसको सारी वो चाहिए, उसको वो रोज चाहिए ऑफ ऑल फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। वो सारी फ्लाइट्स जो दिल्ली जाएंगी उसकी उसको डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स मतलब सारी कॉलम आ रही हो, और जो जो फ्लाइट दिल्ली जा रही है कंडीशन हमने दे दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे कॉलम चाहिए। मतलब हमारा ये है। तो टेबल जो हमें बता सकता है कि दिल्ली कौन सी जा रही है, तो भाई वो तो फ्लाइट टेबल है, क्योंकि फ्लाइट टेबल में सोर्स और डेस्टिनेशन है हमारे पास। तो टेबल मैंने कौन सा ले लिया, फ्लाइट ले लिया। क्योंकि मुझे रोज चाहिए, तो रोज किस कंडीशन में चाहिए, भाई जिनका डेस्टिनेशन क्या है, न्यू दिल्ली है। तो आप लिख सकते हो सिग्मा जिसका डेस्टिनेशन, एक्चुअली यहाँ पे DEST लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे DEST लिख देना कि भाई जिसका डेस्ट जो है वो न्यू दिल्ली है, फ्लाइट टेबल में से उनकी मुझे सारी डिटेल दे दो। सारी डिटेल देने का मतलब क्या है कि सारे कॉलम के नाम आ जाएंगे, ठीक है, और वो रोज जिनमें डेस्टिनेशन जो होगी दिल्ली होगी वो आपके पास आ जाएगी। अगला बोलता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉलम देना। तो दिस ऑपरेशन शोज द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल। तो वो बोल रहा है कि जोन से एट्रीब्यूट्स यानी जोन से कॉलम्स हम देखना चाहते हैं, तो ये हमको वो दिखाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय पाई। तो ये पाई सिंबल से आपका डिनोट होता है। जब भी आपको कुछ ऐसे पता हो तो आप क्या लिखोगे, पाई A1 A2। आप बता रहे हो प्रोजेक्ट कर दो, क्या प्रोजेक्ट कर दो, ये दो एट्रीब्यूट्स मुझे दिखा दो, और फिर मैंने AN लिखा हुआ है, मतलब A1 A2 A3 जितने भी एट्रीब्यूट्स चाहिए, कहाँ से, R रिलेशन से चाहिए। तो मतलब एक बहुत बड़ा टेबल था जिसमें से तुमको पता है कि मुझे ये 3 या 4 कॉलम चाहिए, तो उन कॉलम के नाम लिख दो यहाँ पे, और फिर रिलेशन का नाम कि भाई यहाँ से चाहिए। तो अगर मैंने लिख दिया पाई नेम कॉमा सिटी एम्प्लॉयर से, तो इसका मतलब कोई एम्प्लॉयर नाम का टेबल रहा होगा, उसमें जो नेम और सिटी का पूरा पूरा कॉलम है, मतलब पूरा पूरा डेटा वो मेरे को उठा के दे दो। नेक्स्ट आता है आपका यूनियन ऑपरेशन। सपोज कि हमने दो रिलेशन है हमारे पास आर एंड एस, यानी हमारे पास दो टेबल्स है, स्पेलिंग रॉन्ग है सॉरी। जो यूनियन ऑपरेशन है वो क्या करेगा, उसमें वो सारे टपल्स आ जाएंगे जो या तो आर में हो या जो एस में हो या फिर जो दोनों बोथ में हो। मतलब जब ये यूनियन होगा ना आपका, तो ये क्या आपको देगा, वो सारी रोज या तो वो जो आर रिलेशन में है या वो एस रिलेशन में है या दोनों में कॉमन है। कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है तो वो भी आपको उठा के दे देगा। डुप्लीकेट टपल्स को वो एक ही बार देगा, क्योंकि जो बोथ में है यानी वो दो बार आ सकता है, तो वो उसको एक ही बार देगा। इसको यूज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आर एन एस मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ द सेम नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, और डुप्लीकेट वैल्यूज हम एलिमिनेट कर देते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने बोला कि आपके पास दो टेबल है, एक बोरो नाम का है और एक डिपॉजिटर नाम का है। कौन सा है, डिपॉजिटर में है कि जो डिपॉजिट करता है, बोरो मतलब जो बोरो करता है। तो मैंने बोला कि मुझे वो मेरे को मेरे डिपॉजिट और जो बोरो दो रिलेशंस है, उन दोनों रिलेशंस में जो कस्टमर नेम नाम का एक फील्ड है जो दोनों में है। तो मैंने बोला कि एक वो जो फील्ड जो दोनों में है कस्टमर नेम नाम का, मेरे को उन दोनों को मिला के ना सारे कस्टमर के नाम दे दो, चाहे वो डिपॉजिट करते हैं पैसा, चाहे वो बोरो करते हैं, मुझे वो सारे कस्टमर के नाम चाहिए, चाहे वो टेबल में बोरो करते हो चाहे वो डिपॉजिट करते हो। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अब क्योंकि बोरो वाले रिलेशन में वो नाम है जो बोरो करते हैं, तो मैंने लिख दिया पाई कस्टमर नेम, उससे सारे के सारे आ गए मेरे पास नाम, क्योंकि पाई तो कॉलम का पूरा डेटा दे देगा ना। फिर मैंने अगर लिख दिया पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर, तो इसका मतलब डिपॉजिट करने वाले टेबल में जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे नेम आ गए मेरे पास। अब मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, बीच में यूनियन लगा दिया। तो क्या होगा, कस्टमर नेम नाम का एक कॉलम बन जाएगा क्योंकि यूनियन ऑपरेशन है, और बोरो में जितने नेम थे पहले वो आ जाएंगे, डिपॉजिटर में जितने नेम थे वो आ जाएंगे, और अगर कोई नेम कॉमन है तो फिर वो एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, तो और आपको एक कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर सारे नाम होंगे, चाहे उन्होंने बोरो किया हुआ है चाहे उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है। ऐसा इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जो काउंटर पार्ट है वो सेट इंटरसेक्शन है। सेट इंटरसेक्शन क्या बोलता है कि मान लो दो रिलेशन थे आर एंड एस,
अगर मुझे सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेशन वो देगा जो वैल्यूज दोनों रिलेशन में कॉमन होंगी, सिर्फ कॉमन वाली, तो इस ढंग से आपका डिनोट होता है। तो जैसे मान लो मुझे वो चाहिए, वो लोग जो बोरो भी करते हैं और जो डिपॉजिट भी कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर के नाम जो बोरो भी कर रहे हैं और जो डिपॉजिट भी करते जा रहे हैं साइड बाय साइड कुछ कुछ अमाउंट, तो मुझे सिर्फ उनका नाम दो। ठीक है, तो वो दो जो इसमें भी कॉमन होंगे और वो वही होंगे जो इन दोनों में नाम कॉमन होगा, वही वाला आउटपुट होगा। तो ऐसी कॉमन वैल्यूज निकालने के लिए आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हो। तो मैंने लिखा पाई कस्टमर नेम बोरो, तो यहाँ से वो नेम आ गए जो बोरो में थे, यहाँ से वो नेम आ गए जिन्होंने डिपॉजिट किया था। जब मैंने इंटरसेक्शन लगाया तो मेरे पास जो कॉमन नेम्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे। और कॉमन नेम का मतलब क्या है कि वो लोग जो बोरो भी कर रहे हैं पैसा और जो लोग डिपॉजिट भी कर रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियसली, सिर्फ वही लोगों का नाम आएगा। मतलब ऐसे लोग जो बोरो कर रहे हैं डिपॉजिट नहीं कर रहे वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसमें तो मिलेंगे इसमें नहीं मिलेंगे। या ऐसे लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं पर बोरो नहीं करते, तो वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इधर होंगे, इधर उनका नाम नहीं होगा। तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए आप सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है डियर सेट डिफरेंस ऑपरेशन। सेट डिफरेंस के लिए मान लो आपने दो रिलेशन लिए आर एंड एस, तो सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन था, इट कंटेन्स ऑल द, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं डिफरेंस आना था। दिस ऑपरेशन कंटेन्स ऑल वैल्यूज दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। मतलब कुछ ऐसे दो टेबल है आपके पास और उसमें आपके पास दो कॉलम आ गए, ऐसी वैल्यूज जो एक कॉलम, एक टेबल के कॉलम में तो है, इसमें तो है, पर वो जो इसमें नहीं है, जो कॉमन वैल्यूज है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जो वैल्यूज इधर मिलेंगी पर जो इधर नहीं मिलेंगी, सिर्फ वो वाली वैल्यूज जो इसके पास है पर इसके पास नहीं है, तो वो मैं किससे ले सकती हूँ, डिफरेंस ऑपरेशन से। इंटरसेक्शन क्या कर रहा था आपको, इंटरसेक्शन ऑपरेशन तो कॉमन वाली वैल्यूज दे रहा था ना जो पीछे आपने करी थी। डिफरेंस क्या करेगा, वो वैल्यूज देगा जो पहले रिलेशन में है पर दूसरे में नहीं है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं पाई कस्टमर नेम बोरो माइनस पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर, तो इसके अंदर क्या होने वाला है आपका, वो कस्टमर के नेम जो बोरो में तो है लेकिन डिपॉजिटर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग जो बोरो तो करते हैं पर जो कभी डिपॉजिट नहीं करते, जो लोग बोरो तो कर रहे हैं पर कभी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, जो ऐसे लोग हैं अगर मुझे चाहिए, सिर्फ बोरो बोरो करते जा रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, तो वो कहाँ से मिल सकता है मुझे, इससे। क्योंकि जब आप पाई कस्टमर नेम बोरो लोगे तो उससे बहुत सारे नाम आ जाएंगे, पाई कस्टमर नेम डिपॉजिट लोगे तो डिपॉजिटर वाले नाम आ जाएंगे, ठीक है। पर मुझे गारंटी चाहिए कि जो मेरे पास बोरो में नेम है वो कभी भी डिपॉजिट ना कराएं। क्योंकि देखो हो सकता है बोरो में भी नाम हो और डिपॉजिटर में भी नाम हो, क्योंकि वो यहाँ बोरो भी करता हो और बाद में डिपॉजिट भी कर देता हो। पर मुझे श्योरिटी चाहिए कि जो हमेशा बोरो करता है पर कभी डिपॉजिट नहीं करता, तो उसके लिए क्या होगा, वो नाम यहाँ तो होना चाहिए पर वो नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए। तो जब आपका ऐसा केस हो जाता है कि इस कॉलम में तो वैल्यूज हो पर इस वाले में वो नहीं हो, तो उस केस में आप माइनस यानी आप डिफरेंस का ऑपरेशन करते हो। आई एम रियली सॉरी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इधर डिफरेंस डिफरेंस वर्ड लिख देना जहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इन अदर टेबल। ये कॉम्बिनेशन करता है, भी आगे आपको दिखा देती हूँ कैसे करता है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, एक्स सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। वर्किंग पे चलते हैं सीधे। जैसे मान लो आपने एक टेबल बनाया, एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम, और इस टेबल का नाम आपने रख दिया ई, स्मॉल ई, जो ये ई नाम है वो इस टेबल का है, और जो ये एस नेम है वो इस टेबल का है, ठीक है। मान लो ई जो टेबल है वो एम्प्लॉय की डिटेल्स बताता है कि जिस एम्प्लॉय का 101 कोड है उसका नाम ए है, 102 वाले का बी है और 103 वाले का सी है। जो एस है वो सैलरी बताता है कि 101 की 1000 है, 102 की 2000 और 103 की 3000 सैलरी है। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ तो मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि इट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इन अदर टेबल। मतलब हर रो को दूसरे टेबल की हर रो से मल्टीप्लाई करना है, कंबाइन करना है। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो देखो इधर कितने कॉलम है, इसमें दो है, तो मैंने ईएम कोड और ईएमपी नेम ले लिया, और इसमें भी दो है, ईएमपी कोड और ईएमपी सैलरी तो मैंने बोल लिया। अब मैंने चार तो बना लिए, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ईएमपी कोड इसमें भी है और सेम कॉलम का नेम ईएमपी कोड इसमें भी है।
इसी वजह से जो मैंने ये इससे पहले एस डॉट लगाया वो इसी वजह से लगाया, ताकि मैं स्पेसिफाई कर सकूं कि ये वाला कॉलम मेरा एम्प्लॉय टेबल का है, ये वाला कॉलम मेरा एम्प्लॉय टेबल का है, और जो ये वाला सेम कॉलम है ये एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल का ना होके ये सैलरी टेबल का है, और ये वाला तो है ही सैलरी का। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले नेम भी लगा दिए। अब अगर आपको ढूंढना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो इस रो को इस रो से, इस रो से एंड दूसरे टेबल की थर्ड, मतलब एक टेबल की एक रो को दूसरे टेबल की जितनी भी रोज है उनके साथ आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे 101A इस 101,000 के साथ ज्वाइन हो गई। उसके बाद दोबारा से 101A इसकी 102 2000 के साथ ज्वाइन हो गई, तो 101A उसके 102 2000 के साथ ज्वाइन। देन 103C इसके 103 3000 के साथ ज्वाइन होगी। जब एक रो का सबके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, तो देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकंड रो। अब इसका 102 भी जो है वो इसके और इसके साथ ज्वाइन होगा, तो 102 भी जो है पहले इसके साथ ज्वाइन हुआ 101,000, फिर 102 किसके साथ ज्वाइन हुआ, इस 2000 वाले के साथ, फिर 103 3000 वाले के साथ। फिर आप इस रो को ज्वाइन करोगे तो आप समझ सकते हो कि 103C इस 101,000, फिर अगेन ये 102 2000, और फिर इसके साथ 103 3000 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है डियर, प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक्चुअली आज का लेक्चर शॉर्ट करने के लिए मैं इसकी प्रॉब्लम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ। वो वाले क्वेश्चंस में और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मेरे को शॉर्ट में थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कैसे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे वर्क करते हैं, कि एक्चुअल में थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा। एंड नेक्स्ट वाले में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे हम इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखिए प्रॉब्लम, अगर आपने ज्वाइन किया हो तो देखो यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड ये है और नाम ये है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है एंड इट्स 1000, तो इट्स परफेक्टली फाइन। अब मैं कहूँ कि 101 जिसका कोड था उसका नाम ये था, और फिर उसका कोड 2 हो गया और उसकी सैलरी 2000 है, क्या ये चीज ठीक है? नो। अब क्योंकि ये एक रो मानी जाएगी, अब क्योंकि ये पूरा कंबाइन हो गया टेबल, मैंने दो टेबल को ज्वाइन करके एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है, इसको ऐसे लगा लो। तो मैं बोल रही हूँ एक एम्प्लॉय कोड है जिसका 101 है, उसका नाम ए है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि यार उसका एम्प्लॉय कोड 101 है, तो स्टूडेंट सैलरी टेबल में भी, क्योंकि देखो दो टेबल आपने बना रखी हैं, तो मैं अगर बोलूँ कि इस ए बंदे की मुझे सैलरी बताओ, तो आप देख सकते हो 101 ए और यहाँ पे 101,000, यानी इसकी सैलरी 1000 होनी चाहिए, ये आपको कंफर्म्ड है। ऐसे ही जो बी है उसका 102 है और 102 पे 2000 है, तो उसकी सैलरी 2000 होनी चाहिए। सिमिलरली सी की सैलरी जो है वो 3000 होनी चाहिए। ये चीज हमको समझ में आ गई। लेकिन अगर अब हम ये ज्वाइन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। पहला तो ठीक है, जिसका 101 एम्प्लॉय कोड इधर भी है और उसका नाम ए आ रहा है, और यहाँ पे भी उसका नाम 101 है और सैलरी उसकी 1000 आ रही है, तो इट इज ओके। अब जब सेकंड रो पे गए तो मैंने बोला उसका एम्प्लॉय कोड है 101, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी। तो यहाँ पे क्या है 101A 102 2000, यहाँ पे मैंने सेकंड रो के लिए देखा कि जिसका एम्प्लॉय कोड 101 है, नेम तो उसका ए है, पर ऑल ऑफ अ सडन उसका सैलरी वाले में कोड चेंज हो गया। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, एक पर्सन के दो कोड तो नहीं हो सकते। मैंने बोला ई टेबल में उसका 101 था और दूसरे टेबल में उसका सैलरी, उसका जो कोड है वो 102 हो गया और उसकी सैलरी 2000। अब ये टेबल ए की सैलरी 2000 भी दिखा रहा है, ये तो गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो अगर उसका कोड इस टेबल में 101 है तो दूसरे में भी तो वही कोड रहना चाहिए, एम्प्लॉय तो वही है। तो यानी हमारे पास नेचुरल जॉइन, मतलब जब आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हर रो को हर से मैच कर देता है। वो चेक ही नहीं करता कि जो आपका कॉमन कॉलम है उसकी वैल्यूज वो चेक तो करे कि सेम हो। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है 101 और 103 में। उसने क्या कर दिया, ए की सैलरी 3000 डाल दी, पर ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक टेबल में उसका आईडी 101 हो रही है, दूसरे टेबल में उसकी आईडी 103 हो रही है, क्योंकि आईडीज मैच ही नहीं कर रही, तो ये तो गलत है। ऐसे ही 102 भी 101,000, तो ये चीज भी गलत है। 102 और 102 जहां मैच कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे भी उसकी आईडी 102 है, दूसरे टेबल में भी उसकी आईडी 102 है, फिर उसका नेम बी है और उसकी सैलरी 2000, यही है।
और थर्ड केस में जो ये लास्ट वाली रो है तो वो आपकी मैच करेगी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई तो कर देता है पर वो इस चीज का ध्यान नहीं देता है कि कॉमन जो आपके कॉलम है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमारे जॉइन ऑपरेशंस आए थे। तो जॉइन ऑपरेशंस जब वो आप ये कंबाइन कर देते हैं टपल्स को, इफ एंड ओनली इफ अ जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मोस्टली जॉइन कंडीशन हम यही रखते हैं कि जो कॉमन कॉलम है ना उनकी वैल्यू सेम हो। जब उनकी वैल्यू सेम हो तो ही हम ज्वाइन करते हैं। तो जैसे अगर सेम एग्जांपल है तो मैंने प्रीवियस टेबल बनाया, अब आपको क्या करना है, इस प्रीवियस टेबल में से जहां पे मैच नहीं करती हैं वैल्यूज उन रोज को लेना ही नहीं है। जैसे आप ये सेकंड रो को नहीं लोगे आउटपुट में, थर्ड रो को अगेन आप नहीं लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोर्थ रो को भी नहीं बनाओगे क्योंकि वहां पे मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ को बनाओगे, सिक्स्थ को नहीं बनाओगे, सेवंथ को नहीं बनाओगे, एट्थ को भी नहीं बनाओगे और नाइन्थ को बनाओगे। तो आपको करना कैसे है, ये टेबल अब बनेगा कैसे, तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये, जब आप ये टेबल बनाओगे तो आप एक ही कॉमन कॉलम को एक ही बार रखने वाले हो, दो बार नहीं रखने वाले। तो एक तो ये कॉलम आपका हट जाएगा, आपके पास तीन ही कॉलम बचेंगे, ईएमपी कोड, ईएमपी नेम और सैलरी। उसके बाद कोड आपने एक बार ले लिया 101, नेम ले लिया ए। अब जिसका 101 नहीं है तो दूसरे टेबल में जाओ, कॉमन वैल्यू देखो, यहाँ पे है ना 101, बस कॉमन पता है तो उसकी वैल्यू उठा के 1000 लिख देना। उसके बाद अब आप देखोगे और कहीं 101 नहीं है तो कोई और रो नहीं बनेगी। फिर आप नेक्स्ट रो पे जाओगे 102, आपने लिखा 102, साथ में बी लिख दिया, बी लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करोगे 102 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो उसमें वैल्यू क्या है 2000, तो आप लिखोगे 102 एंड 2000। उसके बाद फिर 103 पे जाओगे, सी लिखोगे और 3000 लिखोगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक तो ये कॉलम नहीं बनेगा और सिर्फ आपकी 3 ही रोज आपकी बनेगी जो एक्चुअल में बननी चाहिए थी। तो ये होता है आपका जॉइन ऑपरेशन। जॉइन आगे कैटेगराइज है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना। कंसीडर करते हैं हम एक रिलेशनल स्कीमा जो प्रीवियसली वन एग्जाम्पल में लिया था, सेम लिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे डिटेल्स दो अबाउट ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई टू न्यू दिल्ली। मतलब ऐसी फ्लाइट्स जो चेन्नई से चलती है और दिल्ली उतरती है, मतलब सोर्स उसका चेन्नई हो, डेस्टिनेशन उसका दिल्ली हो, और सोर्स और डेस्टिनेशन आपको कहाँ से मिल रहे हैं, फ्लाइट टेबल से मिल रहे हैं। तो आपको डिटेल सारी देनी है, मतलब सारा ही आपको कॉलम चाहिए। तो जब सारे कॉलम चाहिए तब तो हम प्रोजेक्ट रिलेशन लगाते ही नहीं। प्रोजेक्ट आपका तभी लगता है जब आपका स्पेसिफिक कॉलम हो। तो इसका मतलब आपको पता है कि जब मैंने रोज पे कंडीशन लगा दी तो सारे कॉलम मेरे पास आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये लिख दो सिग्मा, क्योंकि मुझे सारी रोज चाहिए। किस केस में आपको सारी रोज चाहिए, मुझे सारी रोज चाहिए जहां पर मेरा सोर्स चेन्नई हो एंड डेस्टिनेशन मेरा दिल्ली हो, और टेबल का नाम क्या है, फ्लाइट, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें आपको एक टेबल से मिल रही है। जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कब यूज करोगे, जब आपको दो या दो टेबल से ज्यादा में से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। जब एक से मिल रही है तो कोई हमको दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन सेम, यहाँ पे स्कीमा सेम ही है। फाइंड ओनली द फ्लाइट नंबर फॉर पैसेंजर, फाइंड ओनली द फ्लाइट नंबर। अब मैंने बोला कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, फ्लाइट नंबर वाला। फ्लाइट नंबर मतलब फ्लाइट आईडी चाहिए मेरे को, ठीक है। फॉर पैसेंजर्स विद पी आई डी, कौन से पैसेंजर, मेरे को फ्लाइट के नंबर चाहिए, कौन से पैसेंजर्स के लिए चाहिए, जिनकी पीआईडी, जिनकी जो पैसेंजर टेबल से पीआईडी मिल रही है वो 123 है। फॉर फ्लाइट्स टू चेन्नई बिफोर 6/11/2020। तो ध्यान से देखो वो मुझे क्या बोल रहा है। उसने मेरे को एक तो बोला कि आपको कंडीशन कौन सी चेक करनी है, कि एक तो पीआईडी उसकी 123 हो। उसके बाद फिर उसने बोला कि डेस्टिनेशन क्या हो उसकी, चेन्नई हो, और डेट क्या हो, बिफोर हो 6/11/2020। तो आप देखो कि फ्लाइट की डेट और फ्लाइट की डेस्टिनेशन तो आपको फ्लाइट टेबल से ही मिल रही है। तो पहली कंडीशन तो आपने ये लगा दी भाई सिग्मा, जिसकी डेस्टिनेशन चेन्नई है एंड जिसकी जो फ्लाइट की डेट है वो लेस देन ये डेट है। ये सब किस टेबल पे लग रहा है, फ्लाइट पे लग रहा है। तो यहाँ तक की कंडीशन तो हमने लगा दी। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, फ्लाइट की आईडी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद मैंने बोला जिसकी जो पीआईडी थी वो 123 थी, तो पीआईडी मुझे पैसेंजर टेबल से मिल सकती है, तो मैंने बोला सिग्मा पीआईडी इक्वल टू 123 बुकिंग टेबल से लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखो जब फ्लाइट टेबल पे आपने ये सारा लगा भी दिया कि जो चेन्नई जाएगी और इस डेट से पहले की डेट्स हैं, तो उस टेबल से मेरे पास ये सारे कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, इस टेबल से मेरे पास कौन सा कॉलम आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे। निकालना क्या है, मेरे को फ्लाइट की आईडी चाहिए। अब फ्लाइट की आईडी, अब मेरे पास दो टेबल है, एक कंडीशन एक टेबल पे लग गई, दूसरी कंडीशन दूसरे टेबल पे लग गई, लेकिन जो मेरे को कॉलम चाहिए वो इस वाले टेबल में तो है पर इस वाले टेबल में तो है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि ये दोनों टेबल आपस में जुड़ जाए। मैं यही चाहूंगी ना कि ये दो अलग अलग टेबल जुड़ जाएं, ताकि फिर वो सारे कॉलम इकट्ठे हो जाए, बड़ा टेबल आ जाए जिसके अंदर ये दोनों कंडीशंस मिला के आपके पास एक कॉलम आ जाए, और फिर आप उस बड़े टेबल में से क्या करो, उस कॉलम जो आपका रिक्वायर्ड कॉलम है आप उसको निकाल लो। तो आप क्या करोगे, उन दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए आप लगाओगे ज्वाइन ऑपरेटर, और उसके बाद आप बोल दो कि भाई मुझे कौन से वाला कॉलम चाहिए, पाई एफ आई डी। ठीक है, इसके बाद आता है कंसीडर द स्कीमा सेम है, फाइंड द पैसेंजर नेम फॉर पैसेंजर्स हु हैव बुकिंग्स ऑन एट लीस्ट वन फ्लाइट। भाई मेरे को नेम चाहिए, तो नेम मुझे पैसेंजर टेबल से मिल जाएगा। फाइंड द फॉर पैसेंजर्स हु हैव बुकिंग, और बुकिंग का क्या सीन है, हु हैव बुकिंग ऑन एट लीस्ट वन फ्लाइट, जिनकी किसी एक फ्लाइट पे तो भाई बुकिंग हुई हो। तो जो पैसेंजर की आईडी, देखो मुझे पैसेंजर का नेम चाहिए, पैसेंजर का नेम तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा जिसने क्या कर रखा है, जिसने बुकिंग कर रखी है। ठीक है, ऑन एटलीस्ट वन फ्लाइट। तो बुकिंग वाला सिस्टम मुझे कहाँ से मिलेगा, बुकिंग टेबल से मिलेगा। तो यहाँ से मुझे नेम भी मिल जाएगा और फिर सारे पैसेंजर्स की आईडी मिल जाएगी, और जिन पैसेंजर्स ने बुक कर रखा है वो मुझे डिटेल कहाँ से मिल जाएगी, बुकिंग से मिल जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दूं, तो ज्वाइनिंग का बेनिफिट क्या रह रहा है, मुझे ज्वाइनिंग का बेनिफिट ये रह रहा है कि जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज आ रही है कि जो पैसेंजर पैसेंजर में टेबल में भी है और जिसने बुकिंग करा भी रखी है, जब वो दोनों आईडी मैच करेंगी तो ही वो टेबल में, उस बड़े वाले टेबल में उसकी एंट्री आ सकती है ना, यही बेनिफिट है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों को टेबल को ज्वाइन किया, एक बहुत बड़ा टेबल मेरे पास आ गया ज्वाइन करके, जिसके अंदर जो कॉमन फील्ड कॉमन कॉलम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, जहाँ पे वैल्यू मैच कर रही है, यानी जो पैसेंजर बुक करा चुका है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास टप्पल आ रहे हैं। तो उस में से मैं अगर पाई नेम निकाल लूं, पाई पी नेम निकाल लूं, तो मेरे पास पैसेंजर के नाम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग सेम स्कीमा, सॉरी, फाइंड द पैसेंजर नेम फॉर हु दोज who do not have any bookings in any flight। अब ये बड़ा ये क्या कह रहा है कि जिनकी बुकिंग जिनकी बुकिंग है ही नहीं, उसने बोला पैसेंजर के नेम चाहिए जिन्होंने किसी भी फ्लाइट में बुकिंग नहीं करा रखी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास पैसेंजर टेबल में उन सारे पैसेंजर्स का नाम है जो जाना चाहते हैं। तो पाई पी आई डी पैसेंजर से मेरे पास वो सारा कॉलम आ जाएगा जिनके पास पैसेंजर की आईडी है। ठीक, सारे पैसेंजर्स आ जाएंगे। उसके बाद जब मैंने पैसेंजर बुकिंग में पीआईडी निकाली, तो मेरे पास वो पैसेंजर आएंगे जिनकी बुकिंग हो रखी है। अगर सारे पैसेंजर्स में से मैं बुकिंग वाले पैसेंजर माइनस कर दूं, तो मेरे पास वही पैसेंजर बचेंगे ना जिन्होंने बुकिंग नहीं करा रखी है, अभी वही बचेंगे। तो मैंने क्या लिखा, पाई पी आई डी पैसेंजर माइनस पाई पी आई डी बुकिंग, तो मेरे पास वो पैसेंजर आ गए जिन्होंने कहीं बुकिंग नहीं करा रखी। तो पी आई डी तो आ गई, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या देना है, मुझे तो उनके नाम देने थे ना, पैसेंजर के नाम देने हैं। अब पैसेंजर के नाम कैसे मिलेंगे, अब मेरे पास वो आईडीज आ चुकी हैं जिन्होंने कहीं बुकिंग नहीं करा रखी। अब क्योंकि मेरे पास बुकिंग आ चुकी है और नेम जो है वो मुझे कहाँ से मिल सकता है, पैसेंजर टेबल से मिल सकता है। तो जो मेरे पास यहाँ से आउटपुट आया उसका ज्वाइन मैंने कौन से टेबल के साथ किया, मतलब ये जो मेरे पास कॉलम आया एक पी आई डी का, एक कॉलम भी तो टेबल ही हो गया ना, तो यानी एक तो टेबल ही आ गया मेरे पास जिसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं कर रखी बुकिंग, उसका मैंने ज्वाइन किसके साथ किया, पैसेंजर टेबल के साथ कर दिया। तो जब मैंने पैसेंजर टेबल के साथ ज्वाइन किया, वो कॉमन कॉमन वैल्यूज पे सेटिंग करेगा, वो हम पीछे पड़ चुके हैं कि कॉमन वैल्यूज पे सेट करने वाला है ज्वाइन। तो
तो कॉमन वैल्यूज पे उसने उन लोगों को सेट कर दिया और उनके नेम आ गए जिन्होंने कभी भी अपनी बुकिंग कराई नहीं थी। अब क्योंकि उसमें ज्वाइन करने के बाद सारे कॉलम आए होंगे और ये वाला कॉलम भी आ गया होगा। अब उस कॉलम को स्पेसिफिकली निकालने के लिए आप पाई का ऑपरेशन लगा दो पी नेम, तो अब पी नेम आ गया उन लोगों का जिनको कहीं भी उन्होंने बुकिंग नहीं करा रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि फाइंड द एजेंसी नेम्स फॉर एजेंसीज that located in the same city as passenger with passenger ID 123। उसने बोला कि मुझे एजेंसी के नाम चाहिए, तो मतलब आपको पाई ये एजेंसी है ना, एजेंसी टेबल में एजेंसी का नेम ही नेम है, तो यानी मुझे क्या चाहिए, एजेंसी के नाम चाहिए। फॉर एजेंसीज दैट आर लोकेटेड इन द सेम सिटी एज पैसेंजर विद पैसेंजर आईडी 123। मैं बोल रही हूँ मुझे उन एजेंसीज के नाम चाहिए जो एजेंसीज कहाँ लोकेटेड है, वो उसी सिटी में लोकेटेड है एज पैसेंजर्स विद पैसेंजर आईडी 123। मतलब जिस पैसेंजर का आईडी 123 है उसकी जो लोकेशन है यानी उसकी जो सिटी है, अगर वो किससे मैच करती है, एजेंसी जो लोकेटेड है जहां जहां वो सिटी और जो एजेंसी की सिटी है अगर वो सेम हो जाती है तो मुझे उस एजेंसी का नाम दो। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जितने भी पैसेंजर 123 आईडी वाले थे पैसेंजर टेबल में से मैंने उनके सारे कॉलम निकाल लिए। तो जब मैंने लिखा सिग्मा पी आई डी 123 पैसेंजर, तो इसका मतलब पैसेंजर टेबल में से सारे कॉलम आ गए जिनकी आईडी 123 थी, तो उनकी सारी डिटेल्स आ गई 123 वालों की। उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी, ऑब्वियसली एजेंसी टेबल के साथ करूंगी क्योंकि मुझे एजेंसी का नेम चाहिए, तो मैंने एजेंसी टेबल का इसके साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन ज्वाइन करते टाइम अब मैंने नीचे एक कंडीशन लगाई, ज्वाइन पे भी आपकी कंडीशन लग सकती है। तो ज्वाइन में क्या कंडीशन लगाई, कंडीशन ये है कि जो एजेंसी की सिटी है, एजेंसी की सिटी यानी एजेंसी जहां पर लोकेटेड है और जहां पे पैसेंजर की सिटी है यानी पैसेंजर जहां पर लोकेटेड है, ज्वाइन करते टाइम आपने ये चीज का ध्यान रखना है। देखो ज्वाइन अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कॉमन कॉलम पे हो सकता है, पर कई बार ज्वाइन ऐसे केसेस में भी हो सकता है जहां पे कॉमन जो कॉलम का नाम है ना वो फंक्शन एक ही करता हो, मतलब सिटी बता रहा है दोनों केसेस में पर वो बता अलग अलग चीज किया हो। जैसे यहाँ पे एजेंसी की सिटी बता रहा है, वहां पे पैसेंजर की सिटी बता रहा है, बताने का काम तो सेम ही है सिटी का, लेकिन बता अलग-अलग तरीके से रहा है, ठीक है? तो वहाँ पैसेंजर के लिए और वहाँ एजेंसी के लिए है। तो जब आपके पास ऐसा कॉलम आ जाए जहाँ पे आपको करनी तो इक्वालिटी ही है बट सेम कॉलम नेम पे नहीं करनी, तो उस केस में आपको फिर इस जॉइन ऑपरेटर के नीचे जो होता है ना उसका नाम लिखना पड़ता है। तो जहाँ पर एजेंसी की सिटी पी सिटी के बराबर है, उनका मुझे क्या दे दो, पाई नेम दे दो। ये भी आई थिंक ईजी है। क्या किया, पहले वो पैसेंजर्स निकाल लिए जिनकी आईडी 123 थी, उनकी सारी डिटेल्स आ गई। मैंने बोला उनको, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एजेंसी का नाम चाहिए, तो उस जो टेबल आया उसका मुझे ज्वाइन तो एजेंसी टेबल से ही करना है, लेकिन विद द कंडीशन कि एजेंसी सिटी शुड बी इक्वल टू पी सिटी, और जब वो आ जाए तो उसमें से फिर आप पाई एजेंसी का नेम निकाल लो। ठीक है? तो क्लास ये लास्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये टॉपिक इजी लगा होगा। फिर कल हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।